Hello, dear bankers. नमस्कार, गुड इवनिंग. यू ऑल आर वेलकम इन दिस सेशन. सो CAIB ऑफिसर्स ऑन ट्रैक बैच में आप सभी दोस्तों का स्वागत है. मॉड्यूल सी की हम लोग क्लास कर रहे हैं और मॉड्यूल सी में आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों असेसमेंट और एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है ना, और बैंक जब लोन असेसमेंट करता है तो वहां पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट की क्या जरूरत होती है, इसको आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे. ठीक, तो सबसे पहले मेरा नाम है अरविंद सर और आप हमारे साथ जुड़ सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल JAIB बाय अरविंद सर, या QR कोड को स्कैन करके भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हो. ठीक है. नाउ सबसे पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है? किसी भी बिजनेस की जो एक्टिविटीज होती हैं और उनका जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस होता है उसका एक रिटन रिकॉर्ड क्या कहलाता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहलाता है. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है उनकी जो बिजनेस एक्टिविटीज हैं, क्या है? बिजनेस एक्टिविटीज, जो भी एक्टिविटीज हैं, साथ ही साथ उनकी जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है, इसका जो रिटन रिकॉर्ड होता है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के थ्रू पता चलता है. जब भी कोई कंपनी अगर बैंक के पास जाती है लोन लेने के लिए, अगर कोई भी कंपनी बैंक के पास क्या लेने जाती है? लोन. ठीक है. तो लोन लेते समय कंपनी को किस बात पे ध्यान रख, कंपनी को लोन देते समय बैंक क्या क्या मांगता है? देखो, कंपनी की इंटीग्रिटी को वो चेक करेगा, KYC को चेक करेगा, साथ ही साथ वो इनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी मांगेगा. ठीक है दोस्तों. तो जो भी लोन, जब भी व्हेन अ बैंक कंसीडर अ लोन प्रपोजल अपार्ट फ्रॉम द इंटीग्रिटी और KYC डिटेल, बैंक वांट टू नो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी. The extent of these detail depends on the type of borrower. ये डिपेंड करता है किस पे? टाइप ऑफ borrower पे, कि किस प्रकार का borrower है जिनको लोन दे रहे हैं. टाइप ऑफ लोन, किस प्रकार का उनको लोन चाहिए, टाइप ऑफ लोन पे. और डिपेंड करता है पर्पस ऑफ लोन, पर्पस ऑफ लोन पे. ठीक है. तो इन तीन चीजों पे डिपेंड करता है क्या, जब भी लोन प्रपोजल के लिए कोई भी कंपनी बैंक के पास जाएगी. तो जब भी बैंक फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखेगा तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव यानी प्रोवाइड करता है एक्यूरेट पिक्चर टू अ ग्रेट एक्सटेंट अबाउट द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द एंटिटी इन द कंडेंस्ड फॉर्म एंड आर यूज टूल टू एक्सेस ओवरऑल पोजीशन एंड ऑपरेटिंग रिजल्ट ऑफ द बिजनेस. तो यहां से हमें किसी भी बिजनेस की ओवरऑल पोजीशन पता चल जाती है, साथ ही साथ ऑपरेटिंग रिजल्ट भी पता चल जाता है. ठीक है दोस्तों. तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट. अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब भी किसी बिजनेस का मांगा जाए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के फॉर्म में किसी बिजनेस एंटरप्राइजेस को दो प्रकार के रिकॉर्ड मुख्यतः तैयार करने होते हैं. पहला होता है बैलेंस शीट, दूसरा होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जब हम बात करते हैं तो इसमें बैलेंस शीट, ठीक है, बैलेंस शीट, और साथ ही साथ हम लोग क्या चेक करते हैं? बैलेंस शीट के साथ ही साथ हम लोग क्या चेक करते हैं? हम लोग चेक करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. तो यहां पे बैलेंस शीट भी होती है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी होता है. ठीक है दोस्तों, डन है. बैलेंस शीट हमें किस चीज का ब्यौरा देती है? एसेट्स एंड लायबिलिटी का ब्यौरा हमें मिलता है बैलेंस शीट से. और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमें किसका पता चलता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर का. ठीक है दोस्तों. नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस, यानी बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ऑडिटर्स रिपोर्ट, एक्सप्लेनेटरी शेड्यूल एंड नोट ऑन अकाउंट इफ एप्लीकेबल प्रोवाइड यूजफुल इंफॉर्मेशन टू द बैंकर. तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो हमारी बैलेंस शीट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, उसके अलावा ऑडिटर्स रिपोर्ट, नोट एंड अकाउंट अगर एप्लीकेबल है तो ये भी बैंकर को एक इंपॉर्टेंट और यूजफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं. Fund flow statement also provide useful information, but this is only mathematical analysis of change in structure of two consecutive balance sheet and can easily prepared by the banker or analyst himself if the basic statement, the balance sheet are available. अब देखो इनका कहना है फंड फ्लो स्टेटमेंट. तो अगर बैंकर्स चाहें तो खुद भी, बैंकर्स अगर चाहें तो खुद भी फंड फ्लो स्टेटमेंट बना सकते हैं. फंड फ्लो स्टेटमेंट क्या बताता है? दो कॉन्जिक्यूटिव
जो हमारी बैलेंस शीट होती है, क्या होती है, बैलेंस शीट होती है, उन कॉन्जिक्यूटिव बैलेंस शीट, दो कॉन्जिक्यूटिव जो बैलेंस शीट है, इनमें क्या चेंज आया, पिछली बैलेंस शीट से अगली बैलेंस शीट में क्या चेंज आया, इसकी जानकारी हमें किससे मिलती है, फंड फ्लो स्टेटमेंट से। तो इसको खुद बैंकर भी तैयार कर सकते हैं। सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 मेक्स इट्स मैंडेटरी फॉर सम एंटरप्राइजेस टू प्रिपेयर। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि फंड फ्लो स्टेटमेंट किस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के थ्रू मैंडेटरी है, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के तहत। तो यहां पे क्या बताया गया है, यहां पे बताया गया कि फंड फ्लो स्टेटमेंट इज अ फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट दैट एनालिसिस अ कंपनीज बैलेंस शीट ऑफ 2 years to validate the movement of the fund from previous financial year to current financial year। पिछले फाइनेंशियल ईयर से करंट फाइनेंशियल ईयर में जो भी फंड का मूवमेंट हुआ है उसकी जानकारी हमें किससे मिल जाएगी, हमें फंड फ्लो स्टेटमेंट से मिल जाएगी। अब इनका कहना है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट भी ऑर्गेनाइजेशंस को बनाना होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या बताता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट कैश के बारे में जानकारी प्रोवाइड करता है। दीज एंटरप्राइजेस आर those whose equity or debt is listed or is being to listed, है ना, तो उनको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना होगा। साथ ही साथ जिनका टर्नओवर एक अकाउंटिंग पीरियड में 50 करोड़ को एक्सीड करता है तो उनको भी कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना होगा। और कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17 बताता है। ठीक है, तो अब देखो इनका कहना है दीज एंटरप्राइजेस आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू डू सेगमेंट वाइज रिपोर्टिंग एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17। तो अब देखिए इनका कहना क्या है, जब हम कैश फ्लो, दो प्रकार के फंड फ्लो स्टेटमेंट होते हैं, एक होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट, क्या होता है, कैश फ्लो, नाम से ही पता है कैश फ्लो स्टेटमेंट में कैश के रिगार्डिंग पूरी जानकारी रहेगी। और दूसरा होता है फंड फ्लो स्टेटमेंट, है ना, फंड फ्लो स्टेटमेंट। फंड फ्लो स्टेटमेंट में दो कॉन्जिक्यूटिव जो बैलेंस शीट होंगी उनमें जो भी फंड का फ्लो होगा उसकी जानकारी होगी। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में कैश की जानकारी होती है और किन कंपनीज को इसको बनाना होता है, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17 कहता है कि इट इज मैंडेटरी फॉर 3 टाइप ऑफ कंपनीज। पहला, जिन कंपनीज का टर्नओवर अगर 50 करोड़ एक्सीड कर देता है तो उनको बनाना है। या जो कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, स्टॉक एक्सचेंज में क्या है, लिस्टेड है, एक्सचेंज में लिस्टेड है उनको बनाना है। या जो कंपनी बीइंग टू लिस्टेड, जो लिस्टेड होने जा रही हैं उनको बनाना है। तो इन तीन कंपनीज के लिए इन तीन कंपनीज के लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट मैंडेटरी है। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट, यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी जो भी कंपनीज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं उनके यूजर कौन होते हैं, तो सबसे पहले जो भी लोग उस कंपनी को क्रेडिट प्रोवाइड करेंगे, अदर क्रेडिटर और लेंडर जो भी होंगे वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट मांगेंगे। जो लोग कंपनी में निवेश करना चाहते हैं, इन्वेस्टर, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट मांगते हैं। गवर्नमेंट एजेंसीज टैक्सेशन वगैरह के लिए भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट मांगती हैं। रेटिंग एजेंसीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट के आधार पर रेटिंग तैयार करती हैं। कस्टमर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट मांग सकते हैं, इंप्लॉइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट मांग सकते हैं, जनरल पब्लिक और एनालिस्ट, ये लोग हमारे यूजर होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि इनमें से कौन यूजर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। ठीक है, अब लीगल पोजीशन रिगार्डिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट। ठीक है, बैलेंस शीट के फॉर्मेट के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। तो कंपनी एक्ट 2013 में प्रिस्क्राइब किया गया फॉर्मेट दोनों चीजों के लिए, किसमें, कंपनी एक्ट 2013 में फॉर्मेट प्रिस्क्राइब किया गया। इसी फॉर्मेट को यूज करना होता है, चाहे आप बैलेंस शीट का फॉर्मेट देख लीजिए, चाहे आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट देख लीजिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड गिव अ ट्रू एंड फेयर पिक्चर ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। हम किसी भी कंपनी के फेयर पिक्चर को एक नजर में देखना चाहते हैं तो उस कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट से हमें ट्रू एंड फेयर पिक्चर हमें पता चल जाएगी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट शैल गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ द कंपनी एंड और कंपनीज comply with the accounting standard notified under section 133 shall be the form as may be provided for different classes of the companies in schedule 3। ठीक है दोस्तों, नाउ अगला पॉइंट क्या कहता है,
अकाउंटिंग पीरियड हम किसको मानेंगे? देखो हमेशा याद रखिएगा, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर किया जाता है, क्या किया जाता है? प्रिपेयर किया जाता है, वो किसके आधार पे किया जाता है? अकाउंटिंग पीरियड। किसके आधार पे? अकाउंटिंग पीरियड के आधार पे तैयार किया जाता है। और हमारा अकाउंटिंग पीरियड कब होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च। ये हमारा क्या है? अकाउंटिंग पीरियड होता है। तो इसी की बात की गई है। एज पर इनकम टैक्स रूल, अप्रैल टू मार्च इज कंसिडर्ड एज अ फाइनेंशियल ईयर for the tax purpose to align with the provisions of the income tax rule. In the Company Act 2013 also it has been defined the period ending on 31st day of the March every year. तो कंपनी एक्ट 2013 में भी हमारा जो अकाउंटिंग पीरियड है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च ही लिया गया है. Where a company has been incorporated on after the first day of January of the year, the period ending on the 31st day of March following year will be the accounting period. So section 241 of the act, while there are certain exception included, this section mandate a uniform accounting period for all. अब इनका कहना क्या है कि कंपनी एक्ट 2013 सेक्शन 241 क्या कहता है कि सभी कंपनी के लिए एक यूनिफॉर्म अकाउंटिंग पीरियड होगा. अकाउंटिंग पीरियड होगा और ये अकाउंटिंग पीरियड 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का ही माना जाएगा. अब दो केस बनेंगे. अगर कोई कंपनी, इफ अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड, अगर कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है 1 जनवरी को सपोज, ठीक, तो इस कंपनी को भी अपनी क्लोजिंग 31 मार्च को ही करनी पड़ेगी. तो चाहे वो 3 महीने की ही क्लोजिंग क्यों ना हो, 31 मार्च को करनी पड़ेगी. और जो ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड हैं, ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड हैं जो कंपनी, ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड जो कंपनीज ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड हैं, उनको भी अकाउंटिंग पीरियड कब से कब तक लेना होगा? 1 अप्रैल से 31 मार्च का ही लेना होगा. डन है? क्लियर है? ठीक है दोस्तों. ठीक, आगे देखते हैं. फॉर इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट और एक्टिविटी एवरी कंपनी हैज टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इवन इफ देयर इज नो एक्टिविटी ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड और प्रोजेक्ट इज नॉट कंप्लीटेड. सभी कंपनीज को, चाहे उन्होंने बिजनेस नहीं किया हो और चाहे उनका प्रोजेक्ट क्या हो? इनकम्प्लीट हो, 31 मार्च को अपना अकाउंटिंग पीरियड क्लोज करना होगा. अकाउंटिंग पीरियड क्या करना होगा? क्लोज करना होगा. ठीक है दोस्तों, डन है. चलिए, अब बैलेंस शीट की अगर हम बात करें तो बैलेंस शीट क्या होती है? इट इज द स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड द लाइबिलिटीज ऑफ एन एंटिटी एट अ पर्टिकुलर मूवमेंट. एसेट्स क्या होते हैं? जिनकी मालिक कंपनी होती है उसे एसेट्स कहते हैं, और जो कंपनी के ऊपर कर्जा होता है उसे लाइबिलिटी कहते हैं. इट इज अ स्नैपशॉट ऑफ द एसेट्स एंड लाइबिलिटी एंड जस्ट एज वन पिक्चर में बी डिफरेंट फ्रॉम अनदर टेकन एट एनी टाइम. अगर आप किसी एक डेट में अपने एसेट्स और लाइबिलिटीज को चेक करते हो, फिर दूसरे दिन अगर आप एसेट्स और लाइबिलिटी को चेक करोगे तो आपको यहां पे डिफरेंस देखने को मिलेगा. इसीलिए लास्ट में 31 मार्च को ही हम तैयार करते हैं अपनी बैलेंस शीट. ठीक है दोस्तों. वहीं पे जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात करते हैं तो एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कंपनी की रेवेन्यू और एक्सपेंसेस को शो करता है पर्टिकुलर पीरियड के बीच में. ठीक है दोस्तों. So these figures show whether your business has made a profit or loss over the period of time. तो इसी इनकम एंड एक्सपेंडिचर के आधार पे, जो कि आप किसमें तैयार करते हो? प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में, आपको पता चलता है कि जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है वो प्रॉफिट में है या आपकी ऑर्गेनाइजेशन किसमें है? लॉस में है. तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमें जानकारी मिलती है. तो ये था
एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पार्ट 1। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आप CAIB की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो CAIB महापैक से आप तैयारी कर सकते हैं। 6 मंथ महापैक 3499, 12 मंथ महापैक 4999 और 24 महीने का महापैक 6999 में आपके लिए उपलब्ध है। सो यहां पर आपके कंप्लीट आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। आपके इलेक्टिव पेपर भी कवर हो जाते हैं, कंपलसरी पेपर भी कवर हो जाते हैं। फाउंडेशन 2.0 बैच जून 2026 के लिए CAIB का अवेलेबल है और इसे आप रेगुलर और प्रो प्लान में सब्सक्राइब कर सकते हैं लीस्ट प्राइस के साथ। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी क्लास। आई होप आप सभी को क्लास समझ में आई होगी। तो थैंक यू वेरी मच। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पार्ट 2 में, अगली क्लास में, जहां पर कुछ न्यूमेरिकल्स भी हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू ऑल।